अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज दोबारा क्रश हो रही है, वो क्यों क्रश हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। यूनिक ऑफर दी है ईरान ने ऑयल एक्सपोर्ट की, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑयल एक्सपोर्ट की बेनिफिशरीज क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्लस टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ कोलैप्सिंग इन द मिडिल ईस्ट, इन चीज़ों के बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सर आमिर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप फातिमा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, स्टॉक एक्सचेंज में कैसी तब्दीली आ रही? कभी क्रश हो रही है, कभी रेस कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब फिर क्रश कर रही है। देखिए, जैसे ही एक न्यूज़ आती है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ दी, उन्होंने कहा जी द वॉर इज सपोज टू बी एंडेड, उसी दिन एकदम बहुत बड़ा ग्लोबली, ये खाली पाकिस्तान में ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉइंट्स उस दिन पाकिस्तान ने गेन किए। इतने ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए स्टॉक एक्सचेंज ने कि स्टॉक एक्सचेंज को टेम्पररीली क्लोज करना पड़ा। तो उसके बाद फिर अब मुसलसल एक प्रेशर आ रहा है, और वो प्रेशर आ रहा है ऑयल प्राइसेस रोज़ाना। इट्स लाइक ये एक ना फातिमा, ये कुछ इदारे ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने इसको एक गैम्बलिंग स्पॉट बना लिया, खासतौर पे पेट्रोल को। एक स्टेटमेंट और उस एक स्टेटमेंट के बाद कुछ भी हो सकता है। अब ये पता नहीं इसको मैं कैसे देखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज इफेक्ट हो रही है। इट्स लाइक 0.3%, 0.4% जो है कोलैप्स की है। कल कोलैप्स तो नहीं की, नीचे आई है। ये तो कोलैप्स नहीं होता, कोलैप्स तो खैर बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि पिछले हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो कि पिछले साल मई में तकरीबन 40,000 पॉइंट पे थी, और तकरीबन विद इन 9 मंथ ये 185,000 पे चली गई। अब ये कोई मजाक नहीं था। आपकी स्टॉक एक्सचेंज आपके टोटल वैल्यू से अगर 400 गुना बढ़ गई थी, और वो भी सिर्फ 8 महीनों में। बट दिस रिसेंटली दिस इज अ बैकलैश। और ये खाली कराची स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, रीजनल जितनी भी हैं, बल्कि ग्लोबली जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और ख़ासतौर पे एशिया में इस वक्त चूँकि एक वॉर की सिचुएशन है, वो भी मिडिल ईस्ट में, तो दीज आर क्लैशिंग। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे ही कोई इंडिकेशन आएगी कि द वॉर इज गोइंग टू बी एंडेड, आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस अगले कोई हफ्ते तक प्लस और पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएंगी, और ये जितनी रिकवरीज हैं ये सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस में आ जाएंगी। ठीक है सर, और इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि एक यूनिक ऑफर दी है ईरान ने ऑयल एक्सपोर्ट की, वो क्या? अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया गया, एंड ईरान सेड दैट वी विल नॉट give a permission to export the oil, although Iran is exporting the oil. Iran didn't stop it, but they said for the other countries we will not allow it. But only there is one condition: if the payment is done in yuan, or that is called in RMB, in Chinese currency. That means what? They are strongly going for the de-dollarization, and the de-dollarization is what? They said that okay, that ship or that this oil carrier, they can pass through the Strait of Hormuz if the payment is made in yuan, yani RMB. So that I feel like globally there was one point when it was considered that there is a dollar petroleum, yani they engaged dollar with the petroleum, but this is happening first time ever. Like a country like Iran, they have announced it. Okay, we will allow. It's not only for Iranian petrol, for regional petroleum exports. They said what? We will allow to all if you will pay the payment in yuan, in RMB. So this change really for me, it's like a big surprise, and I will really salute to this Iranian regime also. Like they got this courage. और राइट सर, और इसके साथ साथ बात करेंगे ऑयल एक्सपोर्ट बेनिफिशरीज पे। मैं इसी एक और बात कहता हूँ कि ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन है ईरान का। ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है कि आप कहेंगे जी ओके हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे तो वो RMB में या युआन में करेंगे, और उन्होंने किसी और करेंसी का नाम क्यों नहीं लिया। तो इसका मतलब एक और है कि ईरान कंसिडर दैट चाइना इज़ वेरी क्लोज अलाई विद ईरान। सो दैट इज़ वन रीज़न। और फिर दूसरा, उस पर उनको एतमाद है, उस करेंसी पे एतमाद है। अच्छा, अब आपने जो कहा है कि इसके बेनिफिशरीज, अच्छा बेनिफिशरीज बिल्कुल बेनिफिशरीज, सबसे बड़े बेनिफिशरीज तो आपके सामने हैं।
ये नहीं कि पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी है, पेट्रोल की कंजम्पशन कम नहीं हुई फातिमा, पेट्रोल की कंजम्पशन वही खड़ी है। लेकिन जो ये राइज ऑफ द प्राइस हुआ है, ये राइज ऑफ द प्राइस से अब किस किस को फायदा हो रहा है? टेक्निकली रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मैं बार बार कहता हूं रशिया इज इन बेनिफिट। फिर अमेरिका भी अपने रिजर्व्स को और अपने ऑयल को मार्केट में फ्लोट कर रहा है। अब वो जो हम कह रहे हैं ना कि जी इसके $12 बिलियन खर्च हो गए वॉर पे, इतने $1 बिलियन हो गए, खर्च हो गए, बिल्कुल हो गए, लेकिन उसके साथ ये जो ऑयल से बेनिफिट ले रहा है, ऑयल की एक्सपोर्ट से जो बेनिफिट ले रहा है फातिमा, दैट इज सच सो ह्यूज कि उस बेनिफिट के आगे ये बेनिफिट जो हैं, यानी कि अगर वो $12 बिलियन खर्च कर रहा है तो उसको जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स पे और ऑयल को रेगुलेट करने पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, कभी उसको किसी ने देखा है? कभी किसी ने? मैं हमेशा बेनिफिशियरी की बात करता हूं कि उसके बाद ये जो एमुनेशन वॉर शुरू हो जाएगी, एमुनेशन प्रिक्योरमेंट शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया से, और अमेरिकन कंपनीज वैसे बैठ के धड़ल्ले से असला बेच रही होंगी, किसी ने उसके बारे में सोचा है? तो ये वॉर खाली डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे इसके बेनिफिशरीज मौजूद हैं। और राइट सर, और इसके साथ से जो टूरिज्म इंडस्ट्री वो कोलैप्स कर रही है इन मिडिल ईस्ट। टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं कर गई, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स कर नहीं रही, कर चुकी है ऑलरेडी। अब दुबई कहता था जी कि वी हैव एन एक्सपोर्ट्स फॉर मोर देन $1 ट्रिलियन, दैट इज नॉट रिलेटेड टू पेट्रोलियम, यानी उसका पेट्रोलियम से जिक्र नहीं था। वो कहते हैं हम $1 ट्रिलियन क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दुबई की इकोनॉमी बूम कर रही थी, बेइंतहा बूम कर रही थी, दुनिया के इन्वेस्टर्स वहाँ पे बैठे थे, दुनिया के बैंक्स वहाँ पे बैठे थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे बैठे थे, हर एक चीज़, इवन टेक कंपनीज वहाँ पे बैठी थी। वो सब की सब अब वो क्या कर रही हैं? वो या तो वहाँ से मूव करेंगी या वहाँ से मूव कर चुकी हैं, और ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे? हम सबके सामने। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अब इनकी अगर जीडीपी को अगर आप देखें तो कहा जाता है कि यूएई की और ओमान की जीडीपी को 4-5% का धचका लगेगा। 4-5% का धचका बहुत बड़ा धचका होता है वैसे, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कतर को देखें और कुवैत को देखें तो ये भी कहा जा रहा है जी कि उनकी इकोनॉमीज को 15%, 20% तक का उनकी जीडीपी को धचका लग सकता है। इसका मतलब है कि वो उनको एक अच्छा खासा जो है ना वो बैकलैश आएगा उनकी इकोनॉमी में। अच्छा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं। अब हम ये तो देख रहे हैं कि यूएई में लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं जॉब की, और एक दूसरी काम बात ये हो सकता है कि वो जो एम्प्लॉयर थे अगर वो नहीं रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट किससे मिलेगी? तो ये बोथ साइड जा सकता है। अभी तक ये बात जो है मेरे लिए एक मुहिम्मा है। आपने रिकंस्ट्रक्शन में जाना है, आपने रीडेवलपमेंट में जाना है, बहुत सारे चांसेस हैं। हो सकता है कि इन मुल्कों की इकोनॉमी कुछ अरसे तक कोलैप्स रहे या स्ट्रैगेंट रहे, या कुछ अरसे के बाद ये फिर बेहतर हो जाए, या फिर ये एकदम ये जो रिहेबिलिटेशन का अगर सारा सिस्टम बनना शुरू होता है तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकले। बट राइट नाउ ये मिडिल ईस्ट में ये लोग सफ़र कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर इस बिजनेस की वजह से सब लोग सफ़र कर रहे हैं सर, तो क्या ये आने वाले वक्त के अंदर आपको लगता है कि कोई स्टेबिलिटी आ सकती है? मेरा ख्याल है कि जब तक, क्योंकि इन्हें कोई बड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे, बट वी हैव टू लीव इट बाय द टाइम। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नहीं, आपने टूरिज्म नहीं, अभी तो हमारा 9 मिनट हुए हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर मैं समझ रहा था एक और क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज आपने कर लिया? जी सर, स्टॉक एक्सचेंज भी कर दी, यूनिक ऑफर भी कर दिया, ऑयल के बेनिफिशरीज भी कर दिए, अब टूरिज्म का। हाँ, टूरिज्म, ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो टूरिज्म जिसे कहा जाता है, और टूरिज्म के अलावा इन मुल्कों ने अपना एक बहुत ज़्यादा एक बूम लिया था। आज से अगर 40-45 साल पहले चले जाएं तो ये तमाम रेगिस्तान और बिल्कुल आज वहाँ पे नखलिस्तान और बहुत कुछ आबाद हो चुका था। ये वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन आज ये वक्त चेंज हो चुका है। और इसमें आज भी ईरान ये कहता है, वो कहता है जी कि मेरा अपने नेबर कंट्री से कोई रफड़ नहीं है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है।
अगर वो ये कहता है मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, तो वो फिर इसका मतलब क्या है कि वो अमेरिकन को सिर्फ वहां से निकालना चाहता है। और अमेरिकन के निकलने का मतलब क्या है? अमेरिकन अगर वहां से इस रीजन से निकल जाते हैं, तो वो जो आप बात कर रही है ना कि एक न्यू एरा कैन बी स्टार्टेड, न्यू एरा, अब हर एक मुल्क में इन्होंने बेसिकली अमेरिकन ने किया क्या है? अमेरिकन ने आज तक एक हवा खड़ा किया हुआ था ईरान का, किसके आगे? कवैत के आगे, बहरीन के आगे, कतर के आगे, सऊदी अरेबिया के आगे, ओमान के आगे, यूएई के आगे, ये पूरे जो रीजन में जो कंट्रीज है, अब हर जगह पे उन्होंने अपनी नेवल बेस बनाई हुई है। बहरीन में उनकी बड़ी एडवांस नेवल बेस थी, इसी तरह बाकी के मुल्कों में भी। तो ये सब कुछ जब हो रहा था, तो ईरान तो तब भी कह रहा था कि मैं, हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो सिर्फ अमेरिका से है। और अमेरिका ने उन्हें डरा के, इन्हीं अरब कंट्रीज को डरा के, वहां पे अपनी बेसिस बना के ये कहा हुआ था कि ईरान आपके लिए थ्रेट है, ईरान आपको जो है वो किसी भी टाइम आप पे अटैक कर सकता है, हम आपके पास सिर्फ इसलिए बैठे कि हम आपकी हिफाजत करें। तो फातिमा, वो कितने $100 बिलियन ऐसे हैं जो अमेरिकन इंडस्ट्री और अमेरिकन एमुनिशन इंडस्ट्री और किसी न किसी तरीके से अमेरिका को फ़ायदा पहुंचता रहा। और हमें वो अमाउंट्स नहीं भूलनी चाहिए जो यूएई ने वादा किया था कि हम $600 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में, और फिर सऊदी अरेबिया ने जो प्रॉमिस किया था कि $1,000 बिलियन मोर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सऊदीया। अब जो इस वक्त जो फाइनेंशियल हालात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी, ये कंट्रीज मैं ये नहीं कहता कोई इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर पाए। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।